एंड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखे थे वैसे ही प्लास्टिड के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है। लेकिन प्लास्टिड में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। पढ़ना तो ऐसे सब है, एनसीईआरटी में सब चीज़ दिया हुआ है। तो प्लास्टिड क्या है ये सीखेंगे, इसके अलावा ये सीखेंगे कि प्लास्टिड का खोज किसके द्वारा किया गया, प्लास्टिड कितने तरीके के होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिड जो है तो हिंदी में हम लोग लवक के नाम से भी जानते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल यानी सबसे बड़ी कोशिकांग। पादप कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिकांग है वो कौन सी है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है इसका शेप कैसा हो सकता है, तो ये ओवल अंडाकार, इसके अलावा डिस्क नुमा यानी डिस्क्वायड या फिर राउंडेड, तो ये अलग अलग शेप की हो सकती है। प्लास्टिड के खोज की बारे में बात किया जाए तो प्लास्टिड का खोज सबसे पहले सिम्पर के द्वारा किया गया था। सिम्पर, ठीक है ना। तो सिम्पर के द्वारा प्लास्टिड को खोजा गया था, लेकिन जो हम लोग नाम बोल रहे हैं टर्म प्लास्टिड यानी लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल के द्वारा किया गया था। तो अर्नेस्ट हिकल के द्वारा प्लास्टिड शब्द दिया गया, जबकि इसको खोजने का श्रेय किसको दिया गया, सिम्पर। तो प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, मोस्टली अधिकांशतः प्लांट सेल में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फिर फंजाई वगैरह में ये अनुपस्थित होता है, वहां पे नहीं पाया जाता है। यानी प्लास्टिड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, विशेषता है किसकी, तो पादप कोशिकाओं की। तो ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट सेल्स में। यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से प्लास्टिड देखने को मिलती है। सिम्पर के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिड है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। पहला का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। दूसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। और तीसरे को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी प्लास्टिड जो है उसको सिम्पर के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप में बांट दिया गया है, 3 ग्रुप में। तो जिसमें से पहला कौन सा आ गया, ल्यूकोप्लास्ट। तो आप ल्यूकोप्लास्ट भी बोलिए और शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हैं तो अवर्णी लवक बोलिए। मतलब इसमें कोई पिगमेंट है नहीं जिसके कारण ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णी लवक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद एक जो ग्रीन कलर का होता है, हरा प्लास्टिड होता है, उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो अब इन्हीं सब चीज के बारे में हम लोग को सीखना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, जिसको हम लोग कलरलेस प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। तो वैसा प्लास्टिड जो जनरली कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो कलरलेस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट यानी वर्णक मौजूद नहीं है। तो ये हो गया हमारा कलरलेस प्लास्टिड यानी रंगहीन लवक के नाम से ये जाना जाता है। और जो भी लवक है उसमें सबसे बड़ी है ना, तीनों लवक में बात किया जाए तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, हाँ ल्यूकोप्लास्ट, लार्जेस्ट प्लास्टिड, ये सबसे बड़ी प्लास्टिड होती है। तो 3 प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। उन तीनों में पूछा जाए आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे कोई आपको पिगमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका अगर मेन फंक्शन देखा जाए यानी इसका मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य है फूड को स्टोर करना। क्या करना, फूड को स्टोर करना, यानी भोजन को संचित करना, यानी फूड स्टोरेज इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्या स्टोर करेगा, इसके आधार पे जो ल्यूकोप्लास्ट है उस ल्यूकोप्लास्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। पहला का नाम दिया गया है एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च
या कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को संचित करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को नाम देंगे एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो प्लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, उसका नाम है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या इसी को नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, क्योंकि ये किसको स्टोर करता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को संचित करने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, एल्यूरोप्लास्ट या इसी को नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। और लास्ट में एक लिखा होगा इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट या इसी को ओलियोसोम या ओलियोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैट या फिर ऑयल को स्टोर करने का काम करती है। तो ल्यूकोप्लास्ट को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, किसके आधार पर, फूड स्टोरेज के आधार पर। तो जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को संचित करती है उसको नाम देते हैं एमिलोप्लास्ट। जो प्रोटीन को स्टोर करती है, संचित करती है, उसको नाम देते हैं एल्यूरोप्लास्ट। और जो फैट या ऑयल को स्टोर करती है उसको क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट। तो आपके एनसीईआरटी में ये तीनों चीजें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स, नॉन ग्रीन पार्ट्स यानी पौधे का वो भाग जो क्या होता है, हरा नहीं होता है। या फिर बोल सकते हैं अधिकांशतः जो अंडरग्राउंड यानी जो भूमिगत पार्ट होता है, जैसे तना कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर। तो ग्राउंड के नीचे जो पार्ट्स होता है प्लांट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो पौधे का जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है वो जनरली कैसा होता है, नॉन ग्रीन। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को फूड स्टोर करने के इस आधार पे 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो इसमें एमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट आपको फैट या ऑयल को स्टोर करता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपको ल्यूकोप्लास्ट का। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पहला चीज आ गया प्लास्टिड्स, दीज आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। ये ओवल, राउंडेड और डिस्क्वायर्ड शेप के, यानी अंडाकार, गोल और डिस्क्वायर्ड आकार के हो सकते हैं। इसकी खोज की बात करेंगे तो प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय सिम्पर, यानी सिम्पर ने इसकी खोज की थी। लेकिन जो हम लोग नाम बोल रहे हैं प्लास्टिड, उस प्लास्टिड शब्द को किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हिकल के द्वारा दिया गया था। ऑकरेंस उपस्थिति की बात करेंगे तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, एक्सेप्ट कहां छोड़कर, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, उसी का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कहीं कहीं पे शॉर्टकट में ऐसे लिखा होगा BGA। तो ये सभी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगी प्लास्टिड, लेकिन कहां पर, जीवाणु, कवक और नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए तो सभी पादप कोशिकाओं के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिड के टाइप्स की बात करेंगे तो सिम्पर के अनुसार प्लास्टिड्स को कितने ग्रुप में बांट दिया गया है, 3 ग्रुप में। पहला क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, यानी ये कलरलेस है, इसको नाम दे दिया गया अवर्णी लवक। दूसरा जो कलर्ड यानी रंगीन होता है उसको नाम देते हैं वर्णी लवक। और तीसरा जो होता है उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो हरे रंग का होता है उसको नाम देते हैं हरित लवक। जिसमें पहला का कहानी हम लोग देखें, ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड एंड इरेगुलर इन शेप, ये रंगहीन तथा अनियमित आकार के लवक होते हैं। दीज आर लार्जेस्ट प्लास्टिड्स, ये सबसे बड़े लवक होते हैं। जनरली अक्कर्स इन नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट्स, यानी ये आमतौर पर गैर हरे या भूमिगत तने और जड़ में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात किया जाए तो भंडारण, किसका भंडारण करता है, खाद्य सामग्री, यानी फूड को स्टोर करने के आधार पर इसको आगे चल के 3 ग्रुपों में बांट दिया गया है। जिसमें पहला का नाम है एमिलोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च। दूसरा का नाम एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। और इसका एक और नाम है प्रोटीनोप्लास्ट, क्लियर। इलायोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करता है, फैट और ऑयल, इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं ओलियोसोम, लिपिडोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट, ये और नाम है। इसको आप एनसीईआरटी बुक में ऐड कर सकते हैं। बात समझ गए, किताब कहाँ है, चलिए इसको ऐड कीजिए किताब में, जहाँ पे प्लास्टिड दिया होगा, जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में डिवीजन बना के इसको लिख लीजिए। किताब नहीं है आपके पास, फिर कैसे क्लास करेंगे। हाँ
किताब है? कितने लोगों के पास किताब है? जिनके पास नहीं है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा, ये तो इसी पे रहेगा, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो तो जाता रहता है ग्रुप में। हो गया ना ये? किताब देखिए, किताब लेकर आइए, बिना किताब का कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है एक बार उसको रीड कीजिएगा क्लास में तो थोड़ा ज़्यादा सा समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि अच्छा ये चीज़ किताब में दिया हुआ है, किताब हमको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं है कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे भी थोड़ा देर बाद स्टार्ट हो रहा है। चलिए अगला जो है उसका नाम क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमो, तो क्रोमो शब्द पैदा हुआ है क्रोमा से, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्या होता है? यानी जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं, उन्हीं को नाम क्या दिया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। तो ऐसा मान के चला जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें जनरली क्लोरोफिल पाया जाता है, आप शुरू से पढ़े होंगे, और वो क्लोरोफिल जो होता है उसको कैसा रंग देता है? हरा। तो आज जो क्लोरोप्लास्ट है वो आगे चल के क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, मतलब क्लोरोफिल के बदले अगर कोई दूसरा पिगमेंट आ जाए जो उसको अलग अलग कलर देता है, तब उसका नाम हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो ऐसा मान के चला जाता है कि क्रोमोप्लास्ट पैदा हुआ है किससे? क्लोरोप्लास्ट से। क्यों पैदा हुआ है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ पिगमेंट्स, यानी क्लोरोफिल वहां से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वहां पे अदर पिगमेंट आ जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। और ये पौधे में कहाँ पाया जाएगा? तो फूल का जो कलरफुल भाग होता है, जिसको हम हिंदी में पंखुड़ी यानी पेटल्स बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग फल खाते हैं, उस फल की बाहर एक भित्ति होती है जिसको फल भित्ति यानी पेरिकार्प बोलते हैं, आमतौर पे उसको छिलका बोलते हैं। अब जैसे आम पक गया है तो वो आपको पीला और हल्का संतरा रंग का नजर आएगा, ऑरेंज और येलो कलर का। तो फल पकने के बाद उसका कलर चेंज होता है। अगर शुरू में देखा जाए तो आम कैसा होता है? कच्चा है तो हरा रंग का है, पकने के बाद वो हल्का पीला और ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये चीज हम लोग सीखे थे, लेकिन वैक्यूल्स में जहां हम लोग सेल सेप पढ़े थे, वहां पे हम लोग सीखे थे कि उसके अंदर जो सॉल्युबल पिगमेंट है, उस पिगमेंट का कारण पेटल्स का रंग कलर होता है, क्योंकि वहां पे क्रोमोप्लास्ट का कलर नहीं हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो जो सेल सेप में सॉल्युबल पिगमेंट्स है, वाटर सॉल्युबल, उसके कारण पेटल्स का कलर क्या होता है? डिफरेंट कलर का होता है। तो पहला चीज क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो दीज आर कलर्ड प्लास्टिड, यानी ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। दे में एराइज फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, कहां से उत्पन्न हो सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट से। ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफिल बाई अदर पिगमेंट्स, यानी अन्य रंजकों के द्वारा क्लोरोफिल के प्रतिस्थापन के कारण क्लोरोप्लास्ट से उत्पन्न हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्लावर्स के पेटल में, यानी फूलों की पंखुड़ियों और फलों के पेरिकार्प में पाए जाते हैं। लेकिन दे फाउंड इन द पेटल्स, यानी क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेटल्स में, ये बात सही है, लेकिन कलर्स ऑफ पेटल्स आर मेनली ड्यू टू वाटर सोल्युबल पिगमेंट अकर्स इन द सेल सेप, यानी ये पंखुड़ियों में तो पाए जाते हैं, लेकिन पंखुड़ियों का रंग मुख्य रूप से कोशिका रस में मौजूद पानी में घुलनशील वर्णक के कारण होता है। बात समझ आया? तो हम लोग ने ये पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेटल्स में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन पेटल्स का एक्चुअल जो कलर या रंग हमें दिखाई देता है वो उसके क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद वैक्यूल में जो सेल सैप में पिगमेंट्स मौजूद है उसके कारण क्या आएगा? नजर आएगा। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक कैरोटीनॉइड्स और दूसरा फाइकोबिलिन। तो ये डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है कैरोटीन और जैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो कैरोटीनिड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स, वो दो ग्रुप में बटा रहता है, एक को बोलते हैं हम लोग जैंथोफिल और दूसरे को बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन में 3 क्लास होता है, अल्फा, बीटा, गामा कैरोटीन, ठीक है ना? ये सभी चीज हम लोग को सीखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइकोबिलिन्स, ये भी आगे चल के 3 तरह का होता है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। तो दे कंटेन पिगमेंट्स कैरोटीनिड्स लाइक कैरोटीन और जैंथोफिल, जो कौन कौन सा कलर देगा? येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे का जो भी आपको पीला, ऑरेंज या फिर लाल रंग दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो ऐसा क्यों? कि उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट मौजूद होते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इनमें कैरोटीन और जैंथोफिल जैसे कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं जो पौधे के हिस्से को पीला, नारंगी और लाल लाल रंग क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैरोटीनॉइड्स होता है, ठीक है ना, कैरोटीनॉइड्स ये कैसा होता है? रेड, ऑरेंज और येलो कलर का होता है, यानी ये लाल, नारंगी और पीले रंग के होते हैं।
और ये कैरोटीनॉइड्स फैट में सोलुबल होते हैं। कहाँ पे घुलनशील होते हैं? वसा में। इसलिए इसको नाम देते हैं लाइपोक्रोम। क्या नाम देते हैं? तो कैरोटीनॉइड्स का दूसरा नाम क्या हो गया? लाइपोक्रोम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फैट यानी लिपिड में सोलुबल होता है, यानी वसा में घुलनशील होने के कारण इन्हें लाइपोक्रोम के नाम से जाना जाता है। और दीज आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधे के सभी हिस्सों में देखने को मिलता है। और कैरोटीनॉइड्स कितने तरह का हो गया? दो तरह का, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स के दो कैटेगरी हो गए, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो जो कैरोटीन होता है, अब ये कैरोटीन जनरली रेड कलर देता है। क्या देता है? रेड कलर, रेड के साथ ऑरेंज। और जैंथोफिल जो होता है वो येलो कलर देता है। क्या देता है? यानी जो कैरोटीन की बात कर रहे हैं, अब ऐसा समझिए, जैसे मिर्च जो होता है वो शुरुआती दौर में हरा होता है, टोमेटो जो है वो भी कच्चा है शुरू दौर में, लेकिन पकने के बाद दोनों लाल हो जाता है। तो उसके लाल होने के पीछे एक पिगमेंट का नाम है जिसका नाम है लाइकोपीन। क्या नाम है? तो रेड चिली, रेड कलर ऑफ चिलीज एंड टोमेटोज इज ड्यू टू रेड पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। ये सबसे जरूरी चीज। और लाइकोपीन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, यानी प्रति ऑक्सीकारक होता है। मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके, प्रति ऑक्सीकारक। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि टमाटर, ठीक है ना, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। और हार्ट के लिए लाइकोपीन बहुत जरूरी होता है। और लाइकोपीन का बढ़िया सोर्स कौन सा है? टमाटर। कौन सा टमाटर? पका हुआ। तो जो टमाटर शुरुआती दौर में, या मिर्च जो शुरुआती दौर में आपको कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है। मतलब उसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और पकने के बाद वो किस में बदल गया? बोलिए। क्रोमोप्लास्ट में। तभी तो उसका कलर कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। तो वहां पे कौन सा पिगमेंट आया? क्लोरोफिल के बदले क्या आया? अदर पिगमेंट, जिसका नाम क्या हो गया? लाइकोपीन। इसके अलावा येलोविश और ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट, यानी शुरुआती दौर में जो फल होता है वो कच्चा होता है, तो उस समय उसका रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन पकने के बाद उसमें थोड़ा सा पीलापन और संतरा रंग का रंग आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन के कारण। अब देखिए, इसमें सबसे जरूरी होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। तो हम लोग बोलते हैं कि गाजर से विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। तो गाजर में विटामिन ए नहीं होता है, गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन अग्रदूत होता है किसका? विटामिन ए का। यानी विटामिन ए बनाने के लिए क्या चाहिए? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? कैरोट रूट में, यानी गाजर की जड़ में। तो बोला जाता है कि अगर आप गाजर का सेवन अच्छी मात्रा में कर रहे हैं तो उससे आपको विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन ए मिलेगा तो आपका आई जो है वो हेल्दी रहेगा। पढ़े हैं? बीमारी एक पढ़े होंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा, रतौंधी, ठीक है ना, वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो उसको पूरा करने का तरीका क्या है? बोलता है डॉक्टर कि आप गाजर खाइए। तो गाजर खाइएगा तो आपके शरीर में किसकी सप्लाई पड़ेगी? विटामिन ए की नहीं, बीटा कैरोटीन की। और बीटा कैरोटीन जाकर किस क्या बनवाएगा? विटामिन ए। इसलिए लिखा हुआ है बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है वो कौन सा है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन का इस धरती पे सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर की जड़। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे कैरोटीन का काम आ गया। उसके बाद आइए जैंथोफिल। तो जैंथोफिल कैसा होता है? येलोविश कलर का कैरोटीनॉइड्स होता है। और जैसे कि एग्जांपल पे एक आ गया फ्यूकोजैंथिन। क्या नाम आ गया? फ्यूकोजैंथिन। तो एल्गी, यानी जिसको आप शैवाल बोलते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, एक होता है ग्रीन एल्गी हरा शैवाल, और एक होता है ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल। तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसका ब्राउन कलर के पीछे कौन से पिगमेंट का वजह है? तो बोलेंगे फ्यूकोजैंथिन। तो फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर देता है किसको? ब्राउन एल्गी को। यानी जो भूरे रंग के शैवाल होते हैं उनको कौन सा रंग दे दिया? भूरा रंग। तो यहाँ पे अगर आपने बात किया तो दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या देखा? क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो कैसा प्लास्टिड है? ये हो गया कलर्ड प्लास्टिड, यानी ये हो गया रंगीन लवक। दूसरा चीज अगर बात करेंगे तो ये कहां से पैदा हुए हैं? क्लोरोप्लास्ट से। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां से राइज होता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो शुरुआती दौर में क्या है प्लांट सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को शॉर्टकट में CHL लिखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D और E, वो आगे हम लोग सीखेंगे। अब ये क्लोरोफिल रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होकर वहां पे कोई दूसरा पिगमेंट आ गया, अदर पिगमेंट्स। तो अदर पिगमेंट्स में क्या आ सकता है? एक नाम देखें, कैरोटीनोइड्स,
और दूसरा क्या देखें, जैंथोफिल। तो यहाँ पे अगर क्लोरोफिल रिप्लेस हो जा रहा है किसी दूसरे पिगमेंट के द्वारा, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें बदल जाएगा, यानी हरित लवक से क्या पैदा होता है, वर्णी लवक। कब, जब उसके क्लोरोफिल को कोई दूसरा पिगमेंट क्या कर दे, उसका जगह ले ले, तो उसका कलर चेंज कर जाएगा। यानी ऐसा मान के चल रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट कहां से पैदा हो सकता है, आपको क्लोरोप्लास्ट से। अदर भी सोर्स है, उसको आगे हम लोग सीखेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है, पिगमेंट्स मौजूद है। और ये पिगमेंट्स जो है यहां पे दो तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक को नाम दे रहे हैं हम लोग कैरोटिनॉइड्स, और दूसरे को नाम दे रहे हैं फाइकोबिलिन। क्या नाम दे रहे हैं, फाइकोबिलिन्स। और जो कैरोटिनॉइड्स हैं इसमें दो चीज देखने को मिलेगा आपको, कैरोटीन, और इसके अलावा मिलेगा आपको जैंथोफिल। तो यहाँ पे जो कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन है, अब देख रहे हैं कि जो रेड चिली है वो पहले शुरुआती दौर में क्या रहा होगा, ग्रीन। रेड टोमेटो है वो शुरुआती दौर में क्या रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे अगर कलर चेंजिंग की बात करें तो रेड चिली जो है ये ना, यानी शुरुआती दौर में क्या है वो ग्रीन चिलीज, और वो किस में बदल जा रही है, रेड चिली में। तो ग्रीन चिलीज किस में कन्वर्ट हो गई, रेड चिलीज में। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो रहा है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में बदल गया, क्रोमोप्लास्ट में। यानी क्लोरोफिल यहां से रिप्लेस हुआ होगा, माइनस साइन दिखा रहे हैं, रिप्लेस हुआ होगा, और वहां पे ऐड हुआ होगा क्या, लाइकोपिन। क्या ऐड हुआ होगा, तो लाइकोपिन के कारण मिर्च क्या होता है, लाल रंग का होता है। दूसरा अगर बात करें तो शुरुआती दौर में टोमेटो कैसा है, ग्रीन। तो जो हरा रंग का टमाटर है वो पकने के बाद कैसा हो जा रहा है, रेड। तो यहाँ पे भी जो टोमेटो रेड कलर का हुआ है, तो वहां से क्या रिप्लेस हुआ होगा, क्लोरोफिल, और उसमें क्या रिप्लेस किया होगा उसको, लाइकोपिन। यानी लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और मिर्च का रंग लाल होता है। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो फ्रूट है, ठीक है ना, जो फ्रूट है जब वो पकेगा, यानी पकने के दौरान, यानी राइपनिंग के दौरान उसका कलर चेंज होगा। और कलर कैसा चेंज होगा, येलोविश प्लस ऑरेंज कलर आ जाएगा पकने के दौरान। तो उसमें जो उसका पेरिकार्प होता है, यानी शुरुआती दौर में जो फ्रूट है उसका पेरिकार्प यानी फल भित्ति कैसा होगा, हरा रंग का होगा। लेकिन यही पेरिकार्प का कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे पेरिकार्प का कलर कैसा हो जा रहा है, येलो और ऑरेंज हो जा रहा है। अच्छा, तो किसके कारण हो रहा है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण हो रहा है, कैरोटीन के कारण। तो यहाँ पे जो कैरोटीन है, इस कैरोटीन को कितने ग्रुप में बांट दिया गया है, तीन। कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है, विटामिन ए की। तो याद रखना है आपको, विटामिन, ठीक है ना, जो बीटा कैरोटीन है, यह बीटा कैरोटीन किसकी प्रीकर्सर है, विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो अग्रदूत या प्रीकर्सर है वो कौन सा है, बोलिए, बीटा कैरोटीन। यानी बीटा कैरोटीन का अग्रदूत, सॉरी, बीटा कैरोटीन किसका अग्रदूत है, विटामिन ए का। और बीटा कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, रूट जो है। गाजर एक पूरा प्लांट हुआ, लेकिन गाजर में बेसिकली हम कौन सा पार्ट खाते हैं, उसका रूट, वो अंडरग्राउंड पार्ट है। तो यहाँ पे ये सभी किससे संबंधित हो गए, क्रोमोप्लास्ट से। लेकिन जो पेटल्स का कलर की बात किया जा रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो सेल सैप में मौजूद कलर के कारण। तो यहाँ पे जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स फैट में सोलुबल होते हैं, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, लाइपोक्रोम। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको हम नाम देंगे फाइकोबिलिन। क्या नाम देंगे, फाइकोबिलिन। यानी दूसरा पिगमेंट जो है उसका नाम हो गया फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं, यानी ये जल में घुलनशील होती हैं। तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट यानी जल में घुलनशील ये वर्णक होती हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आपको साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में। ये कहाँ पिगमेंट मिलेगी आपको, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रू ग्रीन एल्गी। या फिर ये कहाँ मिलेगा, रेड एल्गी। यानी जो लाल शैवाल होते हैं उनमें,
और नील हरित शैवाल के केस में कौन सा पिगमेंट मिल रहा है? फाइकोबिलिन। और ये फाइकोबिलिन 3 तरीके की होती हैं, जिसमें पहला आ गया आपको, उसका नाम हो गया फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन। और यही फाइकोइरिथ्रिन जो होता है किस कलर का होता है? रेड कलर का। आपसे पूछे कि लाल शैवाल लाल दिख रहा है, वो किसके कारण दिख रहा है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण। यानी फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी को क्या देता है? रेड कलर। लेकिन ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजैंथिन के कारण होता है। और जो एल्गी हरा दिख रहा है वो क्लोरोफिल के कारण हरा दिख रहा है। दूसरा का नाम है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। तो ये फाइकोसाइनिन जनरली कैसा कलर देता है? ब्लू और रेड कलर देता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया का जो ब्लू कलर है वो किसके कारण है? इस फाइकोसाइनिन के कारण। और एक और आपको मिलेगा जिसका नाम है एलोफाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन। तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, यानी ब्लू और ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना। और ये भी कहाँ पाया जाता है? एल्गी में ही। तो यहाँ पे भी साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो फाइकोबिलिन्स कैसा है? वाटर सोलुबल। और कैरोटीनोइड्स कैसा है? फैट सोलुबल। अब कैरोटीनोइड्स के 2 पार्ट बांट देंगे, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन में 3 आ जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। और जैंथोफिल येलोइस। और जो आपको येलोइस और ऑरेंज कलर होगा वो किसके कारण होगा? तो कैरोटीन के कारण। और उसमें भी इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर का जड़। और बीटा कैरोटीन किसका अग्रदूत हो गया? विटामिन ए का। ये ओवरऑल कहानी किसकी हो गई? क्रोमोप्लास्ट की। अब देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो ये सब चीज हम लोग सीखे। दूसरा जो कंपोनेंट है उसका क्या हो गया? फाइकोबिलिन्स। ये कैसी होती हैं? वाटर सोलुबल, यानी जल में घुलनशील वर्णक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया या फिर क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। यानी ये नील हरित शैवाल और लाल शैवाल में पाए जाते हैं। और ये कितने तरीके के होते हैं? एक का नाम है फाइकोइरिथ्रिन, जो रेड एल्गी को क्या देगा? रेड कलर। फाइकोसाइनिन ये क्या देगा? नील हरित शैवाल को ब्लू कलर। और एलोफाइकोसिन ये ब्लू और ग्रे कलर देता है साइनोबैक्टीरिया को। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज याद रखना है, क्या? फाइकोइरिथ्रिन। ये जो पूछा जाएगा आपसे, यानी जो लाल शैवाल होता है उसके लाल रंग होने का वो जो कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीनोइड्स या फाइकोबिलिन? तो बोलेंगे फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में कौन सा? तो फाइकोइरिथ्रिन। पूछा जाए जो ब्राउन एल्गी होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, उनके भूरे कलर के पीछे का रीजन कौन सा है? फ्यूकोजैंथिन। लेकिन अगर पूछा जाए हरा शैवाल का कलर हरा है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। जहां हरा है वहां पे क्लोरोफिल। बदल क्या आ रहा है? एक रेड और ब्राउन। तो रेड के पीछे फाइकोइरिथ्रिन और ब्राउन के पीछे रीजन क्या हो गया? फ्यूकोजैंथिन। जो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये 2 प्लास्टिड्स हुए जिसमें एक हो गया विदाउट कलर और एक हो गया विद कलर, ठीक है ना। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। तो वहां पे क्या मौजूद है? जनरली क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो कौन सा है? क्लोरोफिल। और उसके कारण उसका रंग कैसा नजर आ रहा है आपको? हरा नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ठीक है ना, उसकी आकार कैसी है, पौधे के अंदर, प्लांट सेल के अंदर उसकी संख्या कितनी है, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसी को हम लोग को क्या करना है? समझना है। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए ग्रीन प्लास्टिड, जो हरे रंग के लवक होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसके द्वारा देखा गया था? मेयर के द्वारा। कहां पर? प्लांट सेल में। और उसको नाम क्या दिया था? ऑटोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? तो सर्वप्रथम मेयर ने इसे पादप कोशिका में देखा और उसको नाम क्या दिया? ऑटोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के खोज का श्रेय किसको दिया गया? सिम्पर को। यानी सिम्पर ने इसे खोजा, लेकिन जो आजकल हम लोग नाम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये नाम दिया गया था एरेरा के द्वारा। 3 चीज आ गया। देखा सबसे पहले किसने? मेयर ने। इसके पूरे डिस्कवरी के बारे में किसने जानकारी दी? सिम्पर ने। लेकिन जो नाम बोल रहे हैं वो किसके द्वारा दिया गया? एरेरा। ये हो गया आपको इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, सिम्पर ने नाम दिया था प्लास्टिड, लेकिन खोजा था किसी और ने। बात समझ आ रही है? सॉरी, नाम दिया था अर्नेस्ट हीकल ने और खोजा था किसने? आपको ये लवक को खोजा था प्लास्टिड को सिम्पर ने, और नाम दिया था वहां पे क्या? आपका जो साइंटिस्ट का नाम आ गया उसको सिंपल नाम दिया अर्नेस्ट हीकल, प्लास्टिड नाम। लेकिन क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो एरेरा। एरेरा के द्वारा क्लोरोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो दीज आर फाउंड इन मेजोफिल
ऑफ लीव्स, पत्तियों का जो मेजोफिल वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपको क्लोरोप्लास्ट। और साथ ही साथ ये कहाँ देखने को मिला है, क्लोरेनकाइमा। कहाँ मिला है, क्लोरेनकाइमा। अब जैसे आप पढ़े होंगे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कहीं पढ़े हैं। और जो पैरेनकाइमा होता है उसका दो रूपांतरित भाग होता है। जिस पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसको नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या नाम देते हैं, याद आ रहा है, क्लास 9 में पढ़े थे। अच्छा नहीं याद आ रहा है तो भी काम चलेगा, टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझिए क्लोरेनकाइमा एक ऐसी पैरेनकाइमा है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी पैरेनकाइमा फूड फॉर्मेशन में मदद करती है, भोजन के निर्माण और भोजन को संचित करने का काम करती है। तो जहां पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो कौन से प्लास्टिड में हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में। तब सवाल है कि ना क्रोमोप्लास्ट में हो रहा है ना ल्यूकोप्लास्ट में हो रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, उसको हम लोग सीखेंगे जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब। तो सीखे क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक वो किसके द्वारा देखा गया प्लांट सेल में, तो मेयर के द्वारा, और उसको नाम क्या दे दिया गया, ऑटोप्लास्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किसने किया, सिम्पर ने। यानी क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, खोज का श्रेय दे दिया गया सिम्पर को, और नाम दिया इसको किसने, एरेरा ने। और ये कहां पाई जाती है, तो लिप्स के मेजोफिल वाले जोन में और क्लोरेनकाइमा रीजन ऑफ द प्लांट सेल, यानी पादप कोशिकाओं का जो क्लोरेनकाइमा वाला क्षेत्र होता है वहां पे, और मीजोफिल उच्च पौधों के मीजोफिल में ये देखने को मिलती है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर बस आपको जस्ट जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखे थे वैसे ही यहाँ पे भी सीखना है। नाम थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ओवरऑल सब चीज एक जैसे थोड़ा थोड़ा देखने, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉमन हो जाएंगी। बस थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेगा और इसको पढ़ेगा तो बहुत सारी समानताएं नजर आएंगी। जैसे कि अगर बात किया जाए तो शेप की बात किया जाए, आकार, तो क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है, ओवॉइड, स्फेरॉइड, डिस्क शेप। लेकिन अधिकांशतः जो हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखते हैं वो कैसा होता है, लेंस शेप। यानी जो हरित लवक है वो अंडाकार, गोलाकार, डिस्क के आकार का हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ये कैसे होते हैं, लेंस के आकार के होते हैं। अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितनी होती है, 5 से 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 4 माइक्रोन मीटर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसका। उसके बाद नंबर की बात किया जाए तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स था, नहीं, वैसे ही सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी फिक्स नहीं होती है। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो सेल के अंदर फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलता है, बहुत सारे एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला, ये एल्गी में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला जैसे कई शैवालों में एक ही हरित लवक होता है। लेकिन 2 क्लोरोप्लास्ट जिग्नीमा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जिग्नीमा में, ये भी एक शैवाल ही है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, एस्पाइरोगाइरा में। लेकिन हायर प्लांट्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया गया है, कहां पे, क्लोरेनकाइमा सेल्स में। या धीरे धीरे, अच्छा आवाज सही नहीं जा रहा है, अच्छा जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं, अच्छा ऐसे बोल रहे थे कि क्या, तो बीच में बोल दीजिए, बहुत टफ हो जाएगा तो आपको कुछ हिंदी में समझ में नहीं आएगा। आए देखिए, बाईलिंगुअल पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा चीज आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा नहीं होता है तो कभी एक दिन आप हिंदी पढ़ के देखिए, ठीक है ना। अरे केवल हिंदी पढ़ के एक बार ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसे सुनिए ध्यान से, मोबाइल नहीं चलाइए सर, हेलो, क्लास के बाद चलाइएगा। हाँ बाद में देखिएगा, शेप यानी आकार की बात किया जा रहा है तो इसका आकार कैसा है, ओवल, स्क्वायर्ड, या फिर आपको बहुत सारा शेप हो सकता है लेकिन सबसे कॉमन शेप कौन सा है, लेंस शेप। अब इसके साइज यानी आकार की मतलब साइज की बात की जाए तो आकृति होता है शेप का हिंदी, और साइज का हिंदी क्या हो गया, आकार। तो आकार कितना है इसका, लंबाई की बात करेंगे तो 5 से 10 माइक्रोन मीटर, और चौड़ाई कितना है, 2 से 4 माइक्रोन मीटर। अब इसकी नंबर की बात करें तो नंबर किसी भी प्लांट सेल के अंदर या सेल के अंदर इसका संख्या फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो उसमें क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला ये क्या है, एल्गी हैं। इनके अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट है, 1। 2 क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलता है, जिग्नेमा में। जिग्नेमा में कितना क्लोरोप्लास्ट है, 2। स्पाइरोगाइरा को देखेंगे तो उसमें कितना मिलेगा, 1 से 16, फिक्स नहीं, 1 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 10, 12, 15 भी हो सकता है। लेकिन जो क्लोरेनकाइमा सेल है
उसके अंदर कितना देखा गया है? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखा गया है। मतलब इस डाटा से यह साबित होता है कि अलग अलग सेल में क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट की संख्या अलग अलग है। मतलब सबका फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी यानी प्रकाश संश्लेषण का सामर्थ्य या दर क्या है? अलग अलग है। सबको अलग अलग तरीके से फूड स्टोरेज की आवश्यकता है, इसलिए सब में क्या है? अलग अलग प्रकार का संख्या है। हमें इसी स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है ना? ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जैसे हम लोग सीखे थे माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही यहाँ पे बहुत सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी का है, ठीक है ना? सबसे पहला चीज, इसमें दो बाउंड्री दिख रहा होगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो बाहर जो बाउंड्री दिख रहा है उसको नाम देंगे आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर जो दिख रहा है उसको नाम देंगे इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स पाए जाते हैं। याद कीजिए, मैंने बताया था एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अच्छा, पोरिन्स ज्यादा है तो वो परमिएबल ज्यादा होगा, और इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं पाया जाता है तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होता है। यानी डबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही इसके पास भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है, तो इस खाली जगह को नाम देंगे पेरी प्लास्टिडियल, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या नाम देंगे? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली जगह है उसी को नाम दे देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या उसका नाम क्या है? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले खाली जगहों को नाम क्या देंगे? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। अब अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें प्रोटीन का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पढ़े थे, वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके मैट्रिक्स को नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? एस्ट्रोमा। यानी लिखा हुआ है एक्वस फ्लूइड, यानी तरल पदार्थ। यानी जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है वो भरा पड़ा है किस चीज से? एक प्रोटीन युक्त यानी प्रोटीनियस मैट्रिक्स से, जिसको नाम क्या देते हैं? एस्ट्रोमा। इसी एस्ट्रोमा में छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। अब ये एक थैलाक्वाइड्स, इसके ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे रख देंगे तो सिक्कों का एक झुंड बन जाएगा। तो वैसे थैलाक्वाइड्स के समूह को नाम देते हैं ग्रेनम। क्या नाम देते हैं? तो ये ग्रेनम बना हुआ है थैलाक्वाइड्स के समूह से, इसी को नाम देते हैं ग्रेनम थैलाक्वाइड्स। तो यहाँ पे एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, चौथा ग्रेनम, यानी सभी ग्रेनम एक साथ कहलाएंगे ग्रेना। एक है तो ग्रेनम, और ग्रेनम का प्लुरल यानी बहुवचन क्या कहलाता है? ग्रेना। जैसे क्रिस्टा, उसी का प्लुरल क्या बनाए थे? क्रिस्टी। वैसे ही ग्रेनम का प्लुरल शब्द क्या होता है? ग्रेना। तो यहाँ पे जो ग्रेनम होती हैं, ये ग्रेनम और ये ग्रेनम आपस में फिर कनेक्टेड है एक मेम्ब्रेन से, जिसको नाम देते हैं एस्ट्रोमा लैमिली। क्या नाम देते हैं? एस्ट्रोमा लैमिली के नाम से जाना जाता है। और ये थैलाक्वाइड्स के अंदर ल्यूमेन होता है। ये सब चीज को एक एक करके सीखना है सबके बारे में। इसका अपना खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो आप याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो अपना प्रोटीन कुछ बना सकता है नहीं। इस तो उसको नाम दिया गया था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो क्या ये सेमी ऑटोनोमस होगा या नहीं? होगा। ये भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने सभी प्रोटीन के लिए पूर्ण रूप से न्यूक्लियस पे निर्भर नहीं है। ये अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकती है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम मौजूद है। तो इसके पास अपना खुद का डीएनए है जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़े थे। अब ओवरऑल अगर हमें सीखना हो तो इस डायग्राम को देखिए, दिख रहा है? डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा चलिए, बहुत अच्छा डायग्राम है। एक एक कंपोनेंट को धीरे धीरे सीखिए, ठीक है ना? और उसके बाद सबको फिर एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिखा? एक नहीं दिखा? आउटर मेम्ब्रेन। क्या दिखा ये? चलिए, तो ये हो गई बाहरी झिल्ली। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन? एक और मेम्ब्रेन आना चाहिए ना। चलिए, दूसरा मेम्ब्रेन आ गया। आ गया? तो दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर भरा पड़ा है हरा रंग का एक पदार्थ। ये हरा नहीं है, हरा कलर दिखाया गया समझने के लिए, मतलब प्रोटीन से भरा रहता है, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। यानी जो सेकंड मेम्ब्रेन दिख रही है उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह होगा। अच्छा, जो खाली जगह होगा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसी को नाम देंगे पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसमें प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा पड़ा है, उसको नाम क्या दे देंगे? यानी ग्रीन वाला जोन क्या हो गया? अच्छा, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर है या इनर मेम्ब्रेन के बाहर है? अंदर है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा?
सिक्के जैसी संरचना जो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी झिल्ली युक्त घिरी हुई चपटी संरचना मिलती है। एक है, अब इसको नाम दे देंगे हम लोग क्या, थैलाक्वाइड्स। अब एक के ऊपर एक थैलाक्वाइड्स को साज दीजिए, बन गया सिक्के जैसी संरचना। तो इसको नाम देंगे ग्रेनम। क्या नाम देंगे, एक ग्रेनम, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, तो ये ग्रेनम हो गया, ये क्या हो गया सब, ग्रेनम। और ये ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है, अब एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिए ये ग्रेनम और ग्रेनम कनेक्ट हो गया पट्टी से, मेम्ब्रेनस पट्टी होती है, ठीक है ना, वो भी कनेक्ट है, वो भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा। तो ग्रेनम आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं एक झिल्लीदार, ठीक है ना, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार संरचना से, जिसको नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या नाम देते हैं, क्लियर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है। भारी है, अच्छा ये आसान, इसके बाद भारी होने वाला है। इसके बाद अभी ये सीखेंगे ना थैलाक्वाइड्स क्या है। अच्छा ये तो सीखे क्लोरोफिल, नाम सुनते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा कहाँ पाया जाता है वो तो देखना पड़ेगा ना। जब आगे जाइएगा फोटोसिंथेसिस पढ़ेगा तो बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 क्या है वो सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा ना। क्वांटासोम्स नाम सुने हैं, अच्छा कुछ नहीं सुने, यहाँ पे सब सीखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम के एक एक हिस्से को फिर से पढ़ना है। पहले मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोमा में आएंगे, स्ट्रोमा में थैलाक्वाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके डीएनए, राइबोसोम्स और थैलाक्वाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। यहीं पे सब चीज मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को जैसे हम लोग क्रिस्टी पढ़े थे, क्रिस्टी से जुड़ा हुआ ऑक्सीसोम, वैसे ही जाके घर से खोज के आइएगा। इसमें भी पाया जाता है आपको क्वांटासोम और कपलिंग फैक्टर। क्या पाया जाता है, क्वांटासोम्स, कल खोज के लाइएगा, क्वांटासोम और कपलिंग फैक्टर। हाँ ये दो चीज आपको कल घर से खोज के लाना है, बात समझ गए। घर पे नहीं मिलेगा, धरती पे ही जो इस किताब लिखा गया है उसी किताब में ये सभी चीजें लिखी गई हैं, किसी ना किसी किताब में तो होगा। हाँ एनसीईआरटी में नहीं है छुपा के लिखा गया, एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा है। तो कुछ चीजें सामने होती है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, और कुछ चीजें नहीं होती हैं फिर भी हमें दिखाई देती है, जिसको मन का भ्रम। किसका, इसका हिंदी हिंदी ही है।